हेलो दोस्तों, जेएसएससी रोड मैप में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आज से झारखंड इतिहास और संस्कृति की किताब जिसके लेखक हैं डॉक्टर बी व्योतम का ऑडियो बुक सीरीज हैं, जो कि आपके जेपीएससी, जेजीजीएलसीसी, जेएमएससी, जेएमएलसीसी, जेसीसी आदि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा एमए इतिहास के छात्रों के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति, नामकरण तथा निवासी। झारखंड राज्य प्राकृतिक दृष्टि से दो मुख्य भागों में है, पुर और संथाल परगना। इसकी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। यह मध्य भारत के विशाल पठार का पूर्वी भाग है। प्रकृति ने इसे भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत कुछ पृथक कर दिया है। यह भाग पहाड़ों और जंगलों से भरा है। पहाड़ों में अनेक सुंदर झरने और जलप्रपात हैं। इसका उत्तरी और पूर्वी हिस्सा कम ऊंचा है। बाकी हिस्से की ऊंचाई अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई प्रायः 600 मीटर है। हजारीबाग तथा गिरिडीह जिलों में बहुत सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो 600 से 1400 मीटर तक ऊंची हैं। यहां की पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। जैन धर्म से संबद्ध होने के कारण यह संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यहां गर्म जल के अनेक झरने हैं। रांची जिला में सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई 1200 मीटर है। इसी जिले में हुडू जलप्रपात झारखंड का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दूसरा दशम दासो जलप्रपात 35 मीटर की ऊंचाई का है। पलामू जिला में नेत्रहाट की चोटी 1200 मीटर ऊंची है। धनबाद जिला में बुदा और सिंहभूम में दलमा की पहाड़ी सबसे ऊंची है। झारखंड में अधिक उपज नहीं होती है और यहाँ की आबादी भी कम है, लेकिन इस झारखंड में बहुत तरह के खनिज पदार्थ तथा जंगली चीजें पाई जाती हैं। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ी नदियां बहती हैं। झारखंड में बहने वाली मुख्य नदियां उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, अमानत और कसाई हैं। कन्हर पलामू एवं गढ़वा जिलों की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर बहती है। उत्तर और दक्षिण कारो, रोरो, देव और कोयना सिंहभूम जिला की छोटी छोटी नदियां हैं। धलकिशोर धनबाद जिला में बहती है। सकरी, मोहिनी और नीलांजन हजारीबाग एवं गिरिडीह जिला में बहती है। संथाल परगना की नदियों में गंगा, गुमानी, बंसलोई, ब्राह्मणी, अजय तथा मोर प्रमुख हैं। गंगा के मैदान और झारखंड की जलवायु में काफी फर्क है। गर्मी के दिन में गंगा के मैदान में बहुत गर्मी पड़ती है, किंतु झारखंड के अधिकांश भागों में इस समय में साधारण गर्मी रहती है। हाँ, कभी कभी अधिक से अधिक भी गर्मी पड़ती है। जाड़े के दिनों में गंगा के मैदान में साधारण ज्यादा पड़ता है, मगर झारखंड में काफी जाड़ा पड़ता है। यहाँ अक्सर रात में पाला पड़ा करता है और बाहर रखा हुआ पानी कभी कभी जमसा जाता है। झारखंड में साल में 1400 से 1500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, किंतु किसी किसी साल 1700 मिलीमीटर भी वर्षा हो जाती है। रांची, जसीडीह, देवघर तथा इटकी आदि स्थान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक समझे जाते हैं। झारखंड के पशु प्रायः कमजोर और कद के नाटे होते हैं। यहाँ बैल के अलावा भैंसा भी काफी तादाद में हल में जोते जाते हैं। रांची जिले में आदिम जाति के लोग कभी कभी गाय को भी हल में जोतते हैं। ये लोग, खासकर मुंडा जाति के लोग, दूध के लिए गाय प्रायः नहीं पालते। उनका कहना है कि दूध गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना चाहिए। हजारीबाग और रांची के स्थानीय लोगों में भैंस पालने और उसकी नस्ल बढ़ाने की चाल नहीं है। यहाँ लोग भैंसा कम जोतते हैं।
पालतू जानवरों में हाथी, घोड़ा, बकरी, भेड़, गधा तथा सुअर आदि हैं। गडरिये भेड़ पालकर कंबल तैयार करते हैं। झारखंड पहाड़ी और जंगली भूभाग है। यहाँ बाघ, चीते, भालू, भेड़िए, सुअर आदि काफी तादाद में पाए जाते हैं। हर साल 50 आदमी और सैकड़ों पशु इनके शिकार होते हैं। जंगली हाथियों की संख्या अब अवश्य घट गई है। 2. आवास प्रवास। झारखंड एक पिछड़ा हुआ भूभाग होने के कारण प्रवासियों का एक जबरदस्त अड्डा बन गया है और ये लोग यहाँ की जमीन, खान, यहाँ के उद्योग धंधे, व्यापार और यहाँ की नौकरियों पर काफी दखल जमाए हुए हैं। यहाँ 1000 में 14 आदमी ऐसे हैं जो जन्म से झारखंडी नहीं हैं। इनके अलावे ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है जो गैर झारखंडी तो हैं पर जिनका जन्म यहीं हुआ है। ऐसे लोगों में बिहार, बंगाल तथा पंजाब से आए लोगों की संख्या अधिक है। ये लोग अधिकतर छोटी छोटी नौकरियां अथवा व्यापार करते हैं। झारखंड में भारत के विभिन्न भागों से आए हुए लोगों में इन्हीं लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए झारखंड एक अच्छा उपनिवेश मिल गया है। बिहार तथा बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा पहले और तेजी के साथ फैली। दूसरी ओर झारखंड पिछड़ी हुई अवस्था में रहा। इसलिए विभिन्न प्रवासी लोगों को यहां आकर यहां की जमीन, खान, उद्योग धंधे तथा सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों पर कब्जा करने में बड़ी आसानी रही। ये लोग वर्षों से यहां आकर बहुत बड़ी संख्या में बसते चले जा रहे हैं। रोजी रोजगार मिलने के अलावे उन्हें यहां अपने यहां की अपेक्षा अच्छी आबहवा भी मिल जाती है, इसलिए इस ओर आने का उनका आकर्षण और भी बढ़ गया है। औसत का हिसाब लगाने से मालूम पड़ता है कि यहां हर साल करीब 36,000 प्रवासी बढ़ रहे हैं। सरकार के सभी नहीं तो अधिकांश विभागों में अधिकतर बड़ी बड़ी नौकरियां इन्हीं लोगों के हाथ में हैं। बाहर के लोग तो झारखंड में आसानी से अपना पैर जमा लेते हैं, पर झारखंडियों को बाहर जगह मिलना मुश्किल होता है। कुछ दिन तक भी स्थायी रूप से काम करने के लिए बाहर गए हुए यहाँ के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। भारत से बाहर यहाँ के गए हुए थोड़े से लोगों में पढ़ने वाले और घूमने फिरने वाले हैं। भूतपूर्व यूरोपीय उपनिवेशों में भी कुली आदि के काम के लिए यहाँ से बहुत थोड़े लोग गए हैं। फसल के समय कुछ कुली और व्यापारी बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा तथा आसाम जाते हैं। झारखंड के लोग बंगाल और आसाम के लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए इन राज्यों में यहाँ के कुलियों की मांग रहती है। हर साल खास मौसम में थोड़े दिनों के लिए यहाँ के कुली बहुत बड़ी संख्या में वहां जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे विशेष कुछ कमा नहीं पाते, बल्कि बुरी आबहवा में स्वास्थ्य खोकर ही लौटते हैं। आने और जाने वालों में फर्क यह है कि जहां बाहर से लोग प्रायः यहां स्थायी या अस्थायी रूप से बसने और बड़े बड़े काम खोजने आते हैं, वहां यहां से जाने वालों में थोड़े से को छोड़ सभी चंद रोज के लिए कुलों का काम करने या दूसरे साधारण काम के लिए जाते हैं। जीवनकाल। झारखंडियों के जीवनकाल पर विचार करने से मालूम होता है कि देश के अन्य उन्नतिशील भागों की अपेक्षा यहाँ के लोग बहुत कम उम्र तक जीते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार झारखंड में 60 वर्ष से ऊपर के आदमी 1000 में 60 थे। बाल मृत्यु भी देश के अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ अधिक है। ज्यादा हिफाजत करने पर भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की मृत्यु अधिक होती है। झारखंड में स्त्री पुरुषों को संख्या में बहुत फर्क नहीं है। यहाँ 1000 पुरुषों में 993 स्त्रियां हैं। आदिवासी परंपरा के अनुकूल यहाँ बाल विवाह बहुत कम होता है। धर्म और जातियां प्रति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से झारखंड में हिंदुओं की संख्या ही अधिक है। मुसलमानों की संख्या कम है। ईसाई धर्म प्रचारकों का अड्डा होने के कारण ईसाई बहुत बड़ी संख्या में हैं।
सिखों, बौद्धों तथा जैनियों की संख्या मामूली है। कितनी ही आदिम जातियों और दलित जातियों के लोग अपने को अब क्षत्रिय कहने लगे हैं और उन्हीं में मिलजुल गए हैं या मिलते जुलते जाते हैं। सभी अवनत जातियां अपने को ऊपर उठा रही हैं। उन्नति की ओर बढ़ने वाली प्रायः सभी जातियों का यही हाल है। हिंदू की प्रमुख जातियों में ब्राह्मण सर्वाधिक हैं। इसके पश्चात क्रम से राजपूत, कोयरी, दुसाध, ग्वाला, चमार, तेली तथा भूमिहार ब्राह्मण आदि की संख्या है। 6 में एक आदमी यहाँ हरिजन है। दुसाध, चमार, धोबी, पासी, डोम और भुरिया मुख्यतः पलामू एवं हजारीबाग जिलों में हैं। हाड़ी हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम में, बौरी धनबाद में, भोगता हजारीबाग, रांची, पलामू में, पन्ना, रजवार रांची में तथा भूमिज धनबाद में हैं। बौरी और रजवार के कुछ लोग ईसाई भी हैं। इसी तरह भोगता, भुइया, भूमिज, पन्ने और तुरी हिंदू के अलावे ईसाई धर्म और आदिम जाति के भी हैं। झारखंड आदिम जाति बहुल क्षेत्र है। मुंडा और द्राविड़ इनकी 2 मुख्य श्रेणियां हैं। इन 2 श्रेणियों की 21 मुख्य जातियां हैं: संथाल, मुंडा, ओराव, भुरिया, हो, भूमिज, खरिया, खरवार, चेरो, कोरवा, करमाली, बिरहोर, असुर, बिरजिया और सबर इत्यादि। इन जातियों में अधिकांश लोग अपने को हिंदू बताते हैं। शेष अपने को ईसाई और सरना धर्म का मानने वाले बताते हैं। खेती और पैदावार झारखंड जंगलों और पहाड़ों से भरा है। यहाँ की एक जमीन का सिर्फ 1/4 भाग जोता बोया जाता है। यह भाग खेती के लिए नहीं, पर खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: दई, अगहनी और रबी। सबसे मुख्य रबी फसल है। रबी फसल में मुख्य गेहूं, जौ, चना, अरहर, तीसी, भदई में धान, मकई, मड़ुआ आदि। अगहनी में मुख्य धान है। यहाँ 2-3 फसल वाली जमीन बहुत ही कम है। यहाँ जोत के अंदर आई हुई जमीन में बहुत सी जमीन ऐसी है जो 2 साल, 3 साल और 4 साल परती रहने के बाद बोने के काबिल होती है। यहाँ गेहूं बहुत थोड़ा होता है। महुआ की खेती बहुत होती है। धनबाद और हजारीबाग जिलों में बाजरा उपजाया जाता है। तेलहन में तीसी, तिल और सुरगुजा मुख्य है। रुई की खेती दुमका, रांची, धनबाद, हजारीबाग तथा पलामू जिलों में होती है। आदिम जाति के लोग अपने यहाँ की रुई से अपने यहाँ के बने कपड़े अधिक पसंद करते हैं। मसाले की खेती पलामू में होती है। मसाले में सबसे अधिक मिर्च होती है। चाय की उपज रांची जिले में होती है। झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर है। धनबाद, पलामू और सिंहभूम जिलों में थोड़ी बहुत सिंचाई का इंतजाम है। लोहा तथा कोयला आदि खनिज पदार्थ काफी तौर से पाए जाने के कारण उद्योग धंधे के बढ़ने में काफी सुविधा हुई है। इंजीनियरिंग, लाह, बिजली, सीमेंट, लोहा, अबरख, तांबा आदि से संबद्ध अनेक कारखाने हैं। लाह उद्योग में हजारों लोग लगे हुए हैं। सिंहभूम तसर व्यापार का केंद्र है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, किंतु अब तो बोकारो में भी लोहा और इस्पात का बहुत बड़ा कारखाना खुल गया है। कत्था हजारीबाग और पलामू में तैयार किया जाता है। झारखंड से पार होने वाली प्रमुख रेलवे लाइन ग्रैंड कार्ड लाइन है। झरिया धनबाद के कोयला क्षेत्र में कई छोटी छोटी लाइनें इधर उधर फैली हुई हैं। ग्रैंड कार्ड लाइन के गोमोह स्टेशन से बरकाकाना लूप लाइन डाल्टनगंज होती हुई सोनेस्ट बैंक से मिली है। इसकी लंबाई 400 की 0 मीटर है। रांची से लोहरगा तक एक छोटी लाइन है। कोलकाता से लाइन मुंबई को जाती है। यह सिंहभूम जिले के कुलिया स्टेशन के पास झारखंड में घुसती है और सरायकेला के पास झारखंड से बाहर चली जाती है।
यटानगर में एक लाइन दक्षिण की ओर बादाम पहाड़ को गई है, जो आरंभ में करीब 39 किलोमीटर झारखंड के अंदर है। खरसावा से भी एक लाइन दक्षिण को ओर गुआ तक गई है, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। आसनसोल के दक्षिण पश्चिम की ओर आने वाली लाइन चांडिल होकर सीनी जंक्शन में मुंबई जाने वाली लाइन में मिल गई है। चांडित से एक लाइन मुरी जंक्शन तथा रांची होती हुई राउरकेला तक चली गई है। झारखंड में सड़कें कम हैं, पर यहां सड़कों की दशा अच्छी है। सड़कों में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध हंड ट्रंक रोड झारखंड में धनबाद में प्रवेश कर शेरघाटी में झारखंड से बाहर हो जाती है। प्रमुख स्थानों को जोड़ने वाली झारखंड में और भी कई अच्छी सड़कें हैं। गंगा, कोयल, शंख, दामोदर, बराकर तथा सुवर्णरेखा आदि नदियों में सब दिन या थोड़े दिनों के लिए बड़ी या छोटी नावें चलती हैं, जिनसे लोग यात्रा करते हैं और माल यहां से वहां जाया करते हैं। पहले हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी और पालकी आदि मुख्य सवारियां थीं, लेकिन अब शहरों और कस्बों में प्राय सभी प्रकार की आधुनिक सवारी गाड़ियां चलने लगी हैं। लंबी यात्रा के लिए अच्छी सड़कों पर बसें चलती हैं। जहां रेलवे लाइनें कम हैं, बसें अधिक चलती हैं। कहीं कहीं रेलगाड़ियों की प्रतिद्वंद्विता में भी बसें चलाई जाती हैं। रांची जैसे नगरों में अब इंडियन एयरलाइंस की सेवा भी उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड पिछड़ा हुआ इलाका है, फिर भी बिहार को तुलना से काफी आगे है। धार्मिक संप्रदाय के हिसाब से ईसाइयों में शिक्षा प्रचार सबसे अधिक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले 1000 ईसाइयों में 360 ईसाई पढ़े लिखे हैं। इनमें स्त्री शिक्षा भी औरों की अपेक्षा बहुत अधिक है और अंग्रेजी पढ़े लिखे स्त्री पुरुष भी बहुत हैं। आदिम जातियों में 1000 में 260 आदमी पढ़े लिखे हैं। शिक्षा प्रचार के लिए झारखंड में 4 विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालयों से हर साल हजारों विद्यार्थी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। झारखंड में उच्च माध्यमिक और प्राइमरी विद्यालय की संख्या भी पर्याप्त है। इनमें करीब करीब आधे स्कूल ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जाते हैं। मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा का बहुत प्रचार किया है। झारखंड से समय समय पर कई अंग्रेजी, हिंदी, नागपुरिया और उर्दू की पत्र-पत्रिकाएं निकलती रही हैं। इस समय रांची से रांची एक्सप्रेस, आज, प्रभात खबर नामक अखबार निकल रहे हैं। ईसाई मिशनरियां अंग्रेजी में पैम्पलेट की तरह छोटी छोटी मासिक पत्रिकाएं निकालती है, जिनमें एपोस्टल्स, लाइट ऑफ ईस्ट प्रमुख हैं। रांची से आदिवासी, झारखंड, सत्संग, निष्कलंक और घरबंधु नामक मासिक पत्रिकाएं भी निकलती हैं। झारखंड में पढ़े लिखे लोगों को मुख्य भाषा हिंदी है। संथाल परगना में प्रायः 12% लोग बंगला बोलते हैं। शुद्ध मगही हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग और पलामू जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। पूर्वी मगही हजारीबाग, रांची, धनबाद और सिंहभूम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। रांची को पूर्वी मगही का एक रूप पंचपरगनिया है, जो सिल्ली, वरंडा, राहे, बुंदू और तमाड़ परगनों में बोली जाती है। तमाड़ में खासतौर से बोले जाने के कारण उसे तमादिया भी कहते हैं। धनबाद की पूर्वी मगही पर बंगला का खासा प्रभाव पड़ा है। इसे खासकर कुर्मी जाति के लोग बोलते हैं। ये कुर्मी द्राविड़ हैं। इस बोली को कुरमाली धार, खोरठा, खता या खताही भी कहते हैं। यह धनबाद में बंगला लिपि में लिखी जाती है। इसमें कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि यह बंगला की ही एक बोली है। यही हालत हजारीबाग की मगही की भी है। सिंहभूम में कुछ लोग शुद्ध मगही भी बोलते हैं। झारखंड में भिन्न भिन्न आदिम जातियों की बोलियां भी बोली जाती हैं। झारखंड में भी कुछ भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मगर यहाँ को भोजपुरी का रूप बहुत विकृत है। शुद्ध भोजपुरी पलामू जिले के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
पलामू को खरवार जाति द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी खरवारी कही जाती है। नागपुर या छोटा नागपुर ही खास भाषा है। इसे मगही, भोजपुरी अथवा छत्तीसगढ़ी कहना गलत है, यद्यपि इस पर तीनों का प्रभाव है। इसमें आदिम जाति भाषाओं के शब्द भी हैं। इसे सदानी या सदरी भी कहा जाता है। मुंडा लोग इसे दिक्कू काजी अर्थात दिक्कुओं की भाषा भी कहते हैं। मुंडा भाषा श्रेणी की 15 बोलियां झारखंड में प्रचलित हैं। इनमें संथाली, मुंडारी, हो, खरिया, भूमिज, माहिली, कोरवा, कारमाली, असुरी, दुरी, विरजिया तथा बिरहोरी प्रमुख हैं। द्राविड़ भाषा श्रेणी की कुल 4 बोलियां झारखंड में बोली जाती हैं, जिनमें उरांव या कुडुख प्रमुख है। झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं: 1 रांची, 2 हजारीबाग, 3 संथाल परगना, 4 पलामू, 5 सिंहभूम। कुल 23 जिले हैं: रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, कोदरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसांवा। नामकरण झारखंड का वह क्षेत्र जो आज छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, प्राचीन संस्कृत साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्रियों के वर्णनों और मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों में विभिन्न नामों से चर्चित हुआ है। यूनानी लेखक प्लिनी ने लिखा है कि पाटलिबोथ्रिस, पाटलिपुत्र से सुदूर दक्षिण में मोनेडिस और सुआरी कहे जाने वाले लोग रहते थे। ये लोग संभवतः आधुनिक मुंडा और प्राचीन शबर जाति के लोग ही थे। एक अन्य लेखक टाल्मो ने भी उपर्युक्त लोगों का मुडाला और सुत्रराई नाम से उल्लेख किया है। उसी तरह वेंसांग द्वारा उल्लिखित किलोना सुफालाना अथवा कर्ण सुवर्ण भी छोटा नागपुर को अधित्यका को ही इंगित करता है। हेंसांग से भी पहले फाहियान ने इस पहाड़ी इलाके का उल्लेख कुक्कुट लाड़ के नाम से किया है। 4 वैदिक साहित्य में झारखंड का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र का पुंडरिक देश के नाम से उल्लेख हुआ है। महाभारत की पशुभूमि भी संभवत झारखंड ही है, क्योंकि पशुभूमि इस प्रदेश का वह भाग था जिसका नामकरण जंगली जानवरों के बाहुल्य के कारण हुआ था। बौद्ध एवं जैन साहित्य में इस क्षेत्र का नाम मात्र का ही उल्लेख है। फिर भी इंडिया एंड जम्बू आइलैंड के लेखक अमरनाथ दास ने झारखंड का संबंध गौतम बुद्ध तथा महावीर से जोड़ने का प्रयास किया है। शरतचंद्र राय का कहना है कि झारखंड के अनेक स्थानों के नाम के साथ भूम प्रत्यय जुड़ा हुआ जान पड़ता है, जैसे मानभूम, सिंहभूम, ढालभूम, भंजभूम तथा मल्लभूम इत्यादि। रसिक मंगल नामक ग्रंथ में छोटा नागपुर नागभूम के नाम से गिनाया गया है। श्री कृष्णराज गुप्त ने धूम शब्द को एक विशेष पहाड़ी संस्कृति का परिचायक हो सकना संभव माना है, किंतु भूम भूमि शब्द का केवल विकृत रूप जान पड़ता है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः झारखंड का उल्लेख किया है। 2 झारखंड नाम का प्रयोग शम्स-ए-शिराज अफीफ, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन ने अपने ग्रंथों में किया है। यहाँ जंगल और झाड़ की अधिकता ने ही शायद इस नाम को जन्म दिया था। कबीरदास का एक पद है: कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी। मल्लिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत में झारखंड का नामोल्लेख किया है। दक्षिण दहिने रहे लिंगा, उत्तर माझ होए करह कटंगा, माझ रतनपुर सोह द्वारा, झारखंड में बायम पहाड़ा। झारखंड का वह भाग जो आज रांची जिला के नाम से जाना जाता है, मध्यकाल में कोकरह के नाम से विख्यात था। यही क्षेत्र धीरे धीरे चुटिया नागपुर, चुटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। सन 1802 ईशून्य तक केवल रांची जिला वाले क्षेत्र को हो छोटा नागपुर या मात्र नागपुर कहा जाता था। सन 1812 ईशून्य के बाद ही यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर की अधित्यका कर दिया गया।
भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में न केवल झारखंड ही विभिन्न नामों से जाना जाता रहा, वरन छोटा नागपुर के वर्तमान विभिन्न जिले भी विभिन्न नामों से जाने जाते रहे। वर्तमान रांची जिला वाला भूखंड प्राचीन काल में कर्कखंड भी कहा जाता था। कर्कखंड नागों की भूमि थी जो कालांतर में कुकरा कही जाने लगी। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों को कोकरा, खंकारा, खोखरा और कुकरा देश के नाम से ज्ञात था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी रचना अकबरनामा तथा आईने अकबरी में इस प्रदेश का उल्लेख क्रमश कोकरा तथा खंकारह के नाम से किया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में इस क्षेत्र के लिए खोखरा नाम का प्रयोग किया है। शाहवाज खां और अब्दुल हई ने माथिरुल उमरा में इस इलाके का नाम को कर दिया है। बहारिस्ताने गैवो के लेखक मिर्जा नाथन ने इस क्षेत्र को कुकरा देश कहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में 1765 से 1834 तक यह इलाका नागपुर अथवा छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता रहा। सन 1834 में जब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई, एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किसुनपुर के नाम से जाना जाता था। यही नाम बदलकर धीरे धीरे रांची हो गया। बाद में जब रांची जिला की स्थापना हुई, संपूर्ण जिला ही रांची कहा जाने लगा। संपूर्ण मध्यकाल में पलामू हिज्जे के थोड़ा बहुत अंतर के साथ अपने वर्तमान नाम से ही जाना जाता था। मुसलमान उसे पलाउन, पालून या पलाउन भी कहते थे। माथिरुल उमरा में पलाउन, रियाजुस्सलातिन में पलावोन और महाराज सिताब राय के नागपुर के खराज के वर्णन में पालून शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्वानों ने पलामू नाम की उत्पत्ति से संबद्ध अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। D0H0 संडर ने 1890 के अपने सेटलमेंट रिपोर्ट है कि पलामू शब्द का पलाना अथवा पाली जाति से कुछ संबंध हो सकता है। यह भी है कि यह शब्द पाल्या, परेया या परिया नामक आदिम जाति के नाम से संबद्ध है। F0J0 हैन के अनुसार पलामू एक द्राविड शब्द है। पास का अर्थ है दांत, अम्म का अर्थ है पानी और औ का अर्थ है गांव, देश अथवा किला। मानगोविंद बनर्जी के अनुसार पलामू शब्द पाल तथा म से बना है, जिसका क्रमशः अर्थ है किला तथा मां पलामू के वर्तमान ध्वस्त किले में एक देवी का मंदिर है। यह देवी संभवत किले की अधिष्ठात्री देवी है। अपनी बात को विश्वास योग्य बनाने के लिए श्री बनर्जी पटन देवी, पटना तथा सीतामऊ का उल्लेख करते हैं। D0H0 संडर ने पलामू शब्द की एक अन्य व्युत्पत्ति भी दी है। उनके अनुसार पलामू नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और पाला भी पड़ा करता है। विशेषतः पौष और माघ महीनों में पाला के कारण कुरबी और अरहर की फसलों को काफी नुकसान पहुँचता है। पेड़ों के पत्ते तक सड़ जाते हैं। सदानी में भू का अर्थ होता है मरना। पलामू में मुगईल का अर्थ होता है मर गया। पाला और मुंह शब्दों को एक साथ जोड़ देने से अर्थ होगा पाला से मरा हुआ। निर्मल कुमार बोस के अनुसार मठ शब्द का अर्थ है मौजा। इस शब्द का अर्थ बोस ने जमींदारी प्रखंड बताया है। इस तरह उनके अनुसार पलामू का अर्थ हुआ वह मौजा जहां अत्यधिक पाला पड़ता हो। मध्यकाल में 1538 ईशूने के बाद पलामू चरो तथा अफगानों का आश्रय स्थल बन गया। यहीं से चेरो अफगानों का और अफगान मुगलों का विरोध करते रहे। यही कारण है कि मुस्लिम इतिहासकार इस क्षेत्र का उल्लेख कभी कभी पलाउन अथवा पालून के नाम से करते थे, जिससे उनका मतलब होता था आश्रय स्थल। D0H0 ईशून्य संडर के अनुसार भी पलामू का अर्थ है आश्रय स्थला। इस तरह मुंडा, उराव, माल, रक्सेल, खरवार, चेरो तथा राजपूत जातियों के लोग यहाँ क्रमशः आए और इसे अपना निवास स्थान बनाया। उसी तरह मुगलों तथा बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के अधिकारियों द्वारा त्रस्त दक्षिण बिहार के राजागण तथा जमींदार भी समय समय पर पलामू के जंगलों, पहाड़ों में आश्रय लेते थे। इस तरह F0V0 ब्रेडले वर्ट के शब्दों में जाति के बाद दूसरी
जाति उत्तर पश्चिम से किसी अन्य जाति द्वारा भगाए जाने पर यहाँ पहुंचती रही। यह भागने वालों का अनवरत क्रम था। यह संकट अशांति, निष्क्रमण और अनिश्चय का युग था जब प्रत्येक जाति किसी अन्य जाति के भय से भाग रही थी। सन 1834 में हजारीबाग को जिला मुख्यालय बनाने से पूर्व जिला का नाम रामगढ़ था। कोल विद्रोह के दमन के बाद ही हजारीबाग नाम विख्यात हुआ। हजारीबाग नाम अपेक्षतः आधुनिक उत्पत्ति का है। जहां वर्तमान हजारीबाग शहर स्थित है, पहले हजारी नामक गांव था जिसमें एक विशाल बागीचा था। यही कारण था कि इस स्थान का नाम हजारीबाग पड़ा। जब रामगढ़ के राजा ने अपने लिए यहाँ एक महल बनवाया, इस स्थान की ख्याति बढ़ गई। वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का भाग था। मानभूम जिला का नाम मानवाजार अथवा मानभूम खास परगना के नाम पर पड़ा था। यह परगना अब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के अंतर्गत है। मानभूम शब्द की ठीक ठीक उत्पत्ति बतलाना अब कठिन है। कुछ लोगों के अनुसार यह मल्लभूमि का परिवर्तित रूप है। अन्य लोग इसका अर्थ लगाते हैं प्रतिष्ठित प्रदेश मानभूमि। एक अन्य मत के अनुसार यह नाम एक आदिम जाति माल अथवा माले पर पड़ा है। एक मत यह भी है कि यह नाम राजा मान सिंह के नाम पर पड़ा है। मान सिंह अकबर के समय में बिहार तथा बंगाल के सूबेदार थे। मार्कंडेय पुराण में पूर्वी भारत के राज्यों एवं जातियों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि यहाँ की एक जाति मानवर्तिकों की थी, किंतु वायु पुराण में मानवर्तिन शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत के विष्णु पर्व में इन्हें मानवर्जिका कहा गया है, जिसका अर्थ है शिष्टाचार रहित लोग। पार्जिटर ने मानवर्तिका का अर्थ मानभूम लगाया है। सिंहभूम नाम को भी लेकर कई विचार प्रकट किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पोरहाट के ऐतिहासिक शासक वंश सिंह वंश के नाम पर ही इस प्रदेश का नामकरण हुआ है। इसी तरह ढाल राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र ढालभूम के नाम से विख्यात हुआ। एक मत यह भी है कि मुंडा लोग सूर्य की पूजा सिंगयोगा के नाम से करते हैं। वे इस प्रदेश की सिंगबोंगा को भूमि मानते हैं, इसीलिए इसका नाम सिंहभूम पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार यह नाम राजा मानसिंह के नाम पर पड़ा है। जो भी हो, बंगाल तथा उड़ीसा से संबद्ध होने के कारण इस क्षेत्र को भी बाह्य जगत को जानकारी अत्यंत प्राचीन काल से थी। किचुंग क्षेत्र की एक जनजाति का उल्लेख मेगास्थनीज ने मोदोगे ब्रोगोई के नाम से किया है। टालमी ने खरसवो का उल्लेख करतासिना के नाम से किया है। स्वरोदय का दहला ही बाद में ढालभूम के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ ढाल जाति अत्यंत प्राचीन काल से निवास करती आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांकजोल कहा जाता था। वेंसांग ने राजमहल का उल्लेख किचिंग काई लो के नाम से किया है। राजमहल मध्यकालीन नामकरण था। देवघर नाम बाबा बैजनाथ पर रखा गया। संथाल हुल के समय सैनिकों ने दुमका ग्राम में डेरा डाला था। दुमका नाम का यही आरंभ था। संथाल परगना का करीब 1/4 भाग, जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ कुछ हिस्से शामिल हैं, दामिनय को कहा जाता है। इसका अर्थ है पहाड़ी अंचल। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।